अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर। सो इसमें हम, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, लास्ट लेक्चर में कहा था कि अब हम आगे भी थोड़ी सी और बेसिक चीज़ें हैं वो हमें देखनी है, तो हम थोड़ा सा आगे और बेसिक चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। और अभी हम बेसिक सिर्फ इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि जब हम एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे तो वो चीज़ डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई हो रही होगी, तो वो बाद में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। तो हम इसलिए अभी सारी बेसिक्स की जस्ट उनका हम सेंटेक्स पढ़ रहे हैं। आगे फिर हम उसको, जैसी हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो हम उसको डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम ज़रा सा आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर। रिलेशनल ऑपरेटर्स, यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम नहीं बताई थी। यहाँ पे हमारे पास इस टैब के अंदर जब मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं: कोड, मार्कडाउन, रॉ, एनबी कन्वर्ट एंड हेडिंग। अगर मैं इसको हेडिंग पे क्लिक कर देता हूँ तो अब बेसिकली ये मेरे पास हेडिंग बन जाती है, और ये जो है ये कोड का पार्ट नहीं होता। यानी जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास एक हेडिंग यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो इस जुपिटर नोटबुक जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस नोटबुक को यूज़ करने का एक और भी फ़ायदा ये है कि हम अगर इस पाइथन लैंग्वेज के ऊपर कोई अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी एक प्रॉपर हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें कि कोड के साथ साथ आप उस कोड से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स भी लिख सकते हैं, जबकि इस तरह की चीज़ें दूसरी लैंग्वेजेस में मौजूद नहीं है। हाँ, कमेंट करने का ऑप्शन होता है, बट कमेंट करने के लिए भी आप क्या करते हैं कि आप हैश यूज़ करते हैं। कहीं पर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, तो वो इतनी चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही थी, वो एक पार्ट ऑफ कोड ही लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आपके पास हेडिंग्स आ जाती हैं, यहाँ पे सब हेडिंग्स आ जाती हैं। अगर आप उसको मार्क हेडिंग कर दें या मार्क डाउन कर दें तो वो आपके पास एक यहाँ पे एक नोट्स भी बन रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है इस जुपिटर नोटबुक की। सो हम कंटिन्यू करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि हमारे पास बेसिकली कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल x में एक वैल्यू 1 है और एक वेरिएबल y में वैल्यू 2 है, तो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन से वेरिएबल की वैल्यू बड़ी है। तो ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह से हमारे पास इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू के हमारे पास ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो इनको कैसे यूज़ करना है वो हम देखते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया x इक्वल्स टू 5, इसकी वैल्यू अभी रख दी है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ और मैं लिखता हूँ कि x इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे अब ये जो आउटपुट देगा वो ट्रू और फॉल्स के अंदर देगा। वो ये चेक करेगा क्या x की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है या नहीं। अच्छा, एक और बात इसमें कि यहाँ पे हम नॉर्मली पढ़ते हैं इस साइन को इक्वल्स टू, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस इक्वल्स टू के साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैंने एक दफ़ा इक्वल्स टू इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के लिए असाइन कर दिया गया। यानी कि 5 इज़ द वैल्यू ऑफ x। और डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप ये कंपेयर कर रहे हैं क्या राइट हैंड वाली साइड की वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी कोई वैल्यू है, कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर रखी हुई है जो कि हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं। और अब हम यहाँ पे इसको कंपेयर करवा रहे हैं 5 के साथ, क्या x की वैल्यू 5 के बराबर है या नहीं। तो ये आउटपुट जो देगा वो ट्रू और फॉल्स के अंदर देगा, और हमें पता है कि इसका अभी आउटपुट जो है वो ट्रू आना है क्योंकि एक्चुअली x की वैल्यू हम 5 असाइन कर चुके हैं ऊपर, तो इसका आउटपुट हमारे पास ट्रू आ गया। एक हमारे पास ऑपरेटर है प्रिंट नॉट इक्वल्स टू। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर x इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा क्योंकि x जो है एक्चुअली 5 के ही बराबर है। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा आउटपुट जो है वो फॉल्स आ गया। इसी तरह से
ट्रू आ गया। प्रिंट x इज लेस देन 5, सो इसका आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि x जो है, x की वैल्यू जो है वो 5 से कम या 5 से छोटी नहीं है। बेसिकली ये 5 के ही बराबर है, तो इसका आउटपुट क्या है मेरे पास, फॉल्स आ गया। प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5 अगर मैं लिखूं, तो मेरे पास ये भी फॉल्स आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 5 से बड़ी भी नहीं है। इसी तरह से मेरे पास दो ऑपरेटर्स और रह गए हैं, जो कि हमारे पास है x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, तो इसका आउटपुट मेरे पास ट्रू आएगा, क्योंकि भले छोटी वैल्यू ना हो बट बराबर तो है 5 के। और इसी तरह से प्रिंट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, सो इसका आउटपुट भी मेरे पास ट्रू आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू नहीं है मगर बराबर ज़रूर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स थे। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है जिसे हम राउंड फंक्शन कहते हैं, उसको ज़रा देख लेते हैं। कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट राउंड, और यहाँ पे मैं रैंडमली एक वैल्यू लिख देता हूँ। सो ये क्या करेगा कि मेरे पास इस पूरी वैल्यू को राउंड अप कर देगा 6 के अंदर। आउटपुट 6 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यू 5 से ग्रेटर है। अच्छा, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास राउंड फंक्शन इसी तरह रहे, बट मैं चाह रहा हूँ कि पॉइंट के बाद मुझे 2 या 3 वैल्यूज़ नज़र आएँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 मैंने एक रैंडम नंबर लिख दिया और कॉमा, मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ जो है मुझे नज़र आएँ। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास देखें 5 पॉइंट शुरू की ये 3 वैल्यूज़ मुझे दिखा रहे हैं। मैं इसको 4 कर दूंगा तो ये मुझे 4 वैल्यूज़ दिखाएगा। अब बेसिकली हमारे पास एक और एक छोटा सा फंक्शन है div मोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ divmod, इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ। div मोड बेसिकली एक फंक्शन है जो कि मुझे 2 चीज़ें बता रहा होता है, एक क्वोशंट और दूसरा रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ div मोड और इसमें एक वैल्यू रख देता हूँ 6,2। बेसिकली जब मैं इसे रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट जो आएगा वो आएगा 3,0। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा क्वोशंट बता रहा है और ये मेरा रिमाइंडर बता रहा है। यानी इसने क्या किया कि मैं इस 6 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पे ये क्वोशंट बता रहा है कि 3 आ गया, और 2 3 जा 6 जब होगा तो मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा। तो ये यहाँ पे मुझे 0 बता रहा है। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 7। तो अब ये क्या बताएगा, आउटपुट जब आएगा तो आएगा 3,1, क्योंकि 2 3 जा 6 और 7 - 6 रिमाइंडर मेरे पास 1 बचा। तो div मोड ये आप किस तरह से काम कर रहा होता है। अब हमारे पास है पावर फंक्शन। जिस तरह से हम पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 4, तो हमारे पास यहाँ पे भी पाइथन के अंदर एक पावर एक फंक्शन है जो कि बिल्टन है और उसे हम डायरेक्टली सिर्फ यूज़ करते हैं इस तरह से कि मैंने यहाँ पर लिखा POW 3,2 मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर यहाँ पे 2 बन गई है। इसको मैं रन करूँगा तो हमें पता है कि क्या आउटपुट आएगा। यहाँ पे आ रहा है 9, क्योंकि अगर मैं 3 की पावर 2 बनाता हूँ तो इसका मतलब है कि
it's basically 3 into 3. So मैं एक और चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि POW पावर से ही रिलेटेड है। 3, 2, 2। इसका आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा है 1। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा होता है। अगर मैं इसकी बैक एंड पे कैलकुलेशन बताऊँ तो ये बेसिकली क्या करता है, इसने किया 3 to the power 2 एंड देन इसका इसने रिमाइंडर बताया। तो बेसिकली एंड देन रिमाइंडर कैलकुलेशन। सो इसने क्या किया कि 3 की पावर निकाली 2 और फिर उसका रिमाइंडर यानी 2 के साथ उसको डिवाइड करवाया, तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 1। किस तरह से, 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, और अगर 9 को 2 से डिवाइड करवाया जाए तो मेरे पास, अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ तो 2 4 8 होता है, और बेसिकली 1 मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा, तभी ये आउटपुट फाइनल दे रहा है 1। तो ये जो है यहाँ पर रिमाइंडर इस तरह से कैलकुलेट कर रहा होता है। हमारे पास एक रिमाइंडर का एक जिस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर है हमारे पास, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर भी है। वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मैं इसे मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल प्रिंट 6% 2। तो बेसिकली ये भी रिमाइंडर ही कैलकुलेट कर रहा होता है, और यहाँ पे क्या आया 0, क्योंकि अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 0 बचता है। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 कर दूँ तो मेरे पास आउटपुट यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है, और मेरे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो इस रिमाइंडर ऑपरेटर का क्या काम होता है वो हम आगे के हम लेक्चर्स में देखेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस है बहुत, जब हम इफ एल्स वगैरह के कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, जिस तरह से लीप ईयर का एक प्रोग्राम है, और भी 2 का टेबल प्रिंट करना है, या आपको और भी चीज़ें इस तरह से हमारे पास ये रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ हो रहा होता है। जब हम इवन ऑड वाले प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, इवन नंबर फाइंड करना है, ऑड नंबर फाइंड करना है, तो इस रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ होता है। तो वो हम आगे चल के एप्लीकेशन में इसको हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी और डिटेल्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें और भी हम बेसिक भी देखेंगे। थोड़ा सा पेस स्लो रखने का मकसद ये है कि जब आप इसको सुने, जब आप इसको वो देखें, तो आप कुछ प्रैक्टिस भी कर सकें इसके ऊपर, और अपने आप खुद भी कुछ आप रिसर्च कर सकें ना। सो बेसिक चीज़ें हम कवर अप करते रहेंगे। बेसिक चीज़ों पे पहले हम अपने आप को बहुत अच्छा कर लेंगे, ताकि आगे की जब हम एडवांस चीज़ें पढ़ें तो उसकी लॉजिक हमें समझ में आए, हमें सोचने का तरीका आ जाए कि बेसिकली चीज़ें हम काम, अगर एक सवाल आता है मेरे पास, उस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए, या अगर आपको कोई टास्क छोटा सा मिलता है तो उस टास्क से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो आप सोच समझ सकें। तो इसीलिए इस लेक्चर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बनाने का मकसद ये है कि आप बहुत लंबे लेक्चर को सुन के आप पुराना भूल ना जाएं। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह हम और भी चीज़ें कवर करेंगे, और मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं पहले से ही यहाँ पे नोट्स बना लूँ और आपको फिर उसको हाईलाइट करके समझाता रहूँ, ताकि हमारे पास लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़ाया ना हो। हाँ, कुछ चीज़ें उसमें एडिशन करके दिखानी होगी तो वो मैं आपके सामने उसको करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।